महाविद्यालय के इस सभागार में आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको विदित है, कल कादम्बरी के कार्यक्रम में आचार्य जी कल हमने बहुत अनुशासन का परिचय दिया रहा वहां पर। हाँ, यही हम आपसे चाहते हैं। हाँ, वो तो माँ साहब है हमारे, हम उनसे कुछ नहीं कह सकते। कल कादम्बरी के कार्यक्रम में पूरे देश से और देश के कोने कोने से, देश के हर राज्य से साहित्यकार, पत्रकार, कवि, जो भी जिस विधा से जुड़े हैं वे सब एकत्र हुए थे और उसी समागम का हमें लाभ मिला। और लाभ ये मिला कि वहाँ पर लखनऊ से श्री अनूप श्रीवास्तव जी, लखनऊ से ही श्री अलंकार रस्तोगी जी और दिल्ली से श्री राम किशोर जी और इसके साथ ही श्रीमती सीमा मिश्रा जी और श्री हरिनाथ शुक्ल हरि जी, इनका भी आगमन हुआ। और प्रसन्नता का विषय है कि हमें आज उनका यहाँ पर स्वागत सम्मान करने का अवसर मिल रहा। बढ़िया बात ये रही। धन्यवाद। देखो भैया, हम बार बार नहीं कहेंगे कि आप ताली बजाओ, ये आप अपनी ड्यूटी समझ के चालू रखे रहना तालियां। अगर आप तालियां चालू रखेंगे तो आप ये बात अच्छे से समझ लें कि हम आपको जल्दी छोड़ देंगे। और अगर आपने ताली नहीं बजाई तो कार्यक्रम के बाद आधे घंटे आपको घड़ी देख के ताली बजाना पड़ेगा। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात त्रिपाठी जी सभागार में उपस्थित हो गए हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री सुरेश मिश्र विचित्र और राज सागरी जी से कि वो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात त्रिपाठी जी को, नहीं गुरु आप अध्यक्ष पहले जो सिलसिला है चलने दो, वैसे भी आप सबको बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर हमारे अतिथि, सम्माननीय अतिथि, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आचार्य भगवत दुबे जी को, जयप्रकाश जी और ताम्रकार जी, उनको मंचासीन कराएं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राम किशोर उपाध्याय जी को, भाई विजय तिवारी किसले जी और यशोवर्धन पाठक जी, उन्हें मंचासीन कराएं। आदरणीय डॉक्टर कुंदन सिंह परिहार जी, जो आज सारस्वत अतिथि हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। केपी पांडे जी और विजय अनुज जी सर को मंच। सर एक मिनट, दो बच्चे आ रहे हैं, जल्दी आओ। अनुज जी का बोला, कामकार जो केपी पांडे जी, अनूप श्रीवास्तव जी को मंचासीन कराएंगे भाई सुरेश कुरेले जी और वत्स जी। अनूप जी, मंच पर आमंत्रित हैं सीमा मिश्रा जी, देवेंद्र गोवर जी और राकेश सोहम जी, उन्हें मंचासीन कराएं। देवेंद्र जी और राकेश जी, सीमा मिश्रा जी। विजय तिवारी किसले जी श्री हरिनाथ शुक्ल हरि जी को मंचासीन कराएंगे और यशोवर्धन जी भी सहयोग करेंगे।
हमारे अतिथियों के मंचासीन होने के पश्चात मैं सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वे मां वीणा पाणी के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। जी सर, आ रहा हूँ। सीएम मसीह का स्वागत करेंगे मंडला से पवित्र। मैं अनुरोध करूंगा कवित्री डॉक्टर रश्मि वाजपेयी जी से कि वे सीमा मिश्रा जी का स्वागत करें। जी अब भी आई। रश्मि जी आइए। रश्मि वाजपेयी जी जो कि मंडला से आए हैं, सीमा मिश्रा जी का स्वागत कर रहे हैं। और इसी क्रम में अब मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वे श्री राजेश दुबे जी द्वारा जो कार्टून एग्जीबिशन लगाई है उसका फीता काटकर उद्घाटन करें। और आप सब लोगों से भी एक निवेदन करूंगा कि उनके श्रम को सार्थक करेंगे आप। केवल 10 मिनट में आप इनका अवलोकन कीजिएगा। कार्टून एक से बढ़कर एक है, जो कि पंच लाइन है हरिशंकर परसाई जी के विभिन्न व्यंगों की। सर आइए, आप लोग, आपके लिए छूट है। एक एक कार्टून अपने आप में बहुत गहरा और संवेदनशील संदेश देने में सक्षम है। वीडियो उसको ऑफ कर दीजिए।
काफ़ी सभी बनाए परछाई के बैंकों से निकाल सही वाले में हम गए थे, वहाँ भी लगा। अच्छा हमारी राजेश दुबे जी को बहुत बहुत बधाइयाँ और उनका बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। लखनऊ से अलंकार रस्तोगी भी आ गए। अलंकार रस्तोगी जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। उनसे अनुरोध है वे भी कृपया मंचासीन हो। और ओपी सैनी और द्वारका गुप्त जी अलंकार रस्तोगी जी को मंच तक लाएं। ओपी सैनी जी, द्वारका जी, ठीक। अलंकार रस्तोगी जी हैं, इनको आप मंच तक लाइए, मंचासीन कराइए। हमारे बीच में जो हमारे अतिथि व्यंग्यकार आए हुए हैं, अनूप श्रीवास्तव जी, जो कि विगत 40 वर्षों से अट्टहास पत्रिका निकाल रहे हैं। यह पत्रिका अपनी विधा में विशिष्ट स्थान रखती है। मैं अनुरोध करूंगा श्री जेपी पांडे जी से, जयप्रकाश जी से, कि वे आए और हमारे भाई अनूप श्रीवास्तव जी, रामकिशोर उपाध्याय जी और अलंकार रस्तोगी जी का संक्षिप्त परिचय आप सबके सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय मंच और सामने उपस्थित बैठे सभी आदरणीय जन, आप सादर नमन। ये बहुत गर्व की बात है कि जनरली व्यंग्य पर बहुत कम कार्यक्रम होते हैं और जबलपुर के लिए एक रिकॉर्ड है कि जबलपुर में व्यंगम के द्वारा लगातार 8.5 साल से प्रतिमाह, कोई नागा नहीं, प्रतिमाह व्यंग गोष्ठी होती है और हर बार हर व्यंग्यकार नया व्यंग्य लिख के लाता है और पूरे देश की पत्र पत्रिकाओं में उनके व्यंग्य छपते हैं और उनको वो चर्चित होते हैं। तो आज कादम्बरी संस्था ने हमको एक बड़ा अच्छा मौका दिया कि पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उनको सम्मान दिया। अनूप श्रीवास्तव जी को, डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव जी लखनऊ से पधारे हुए हैं। दिल्ली से रामकिशोर उपाध्याय जी पधारे हैं, ये भी बड़े व्यंग्यकार हैं। और लखनऊ से ही अलंकार रस्तोगी जी, जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वो भी पधारे हुए हैं, वो भी बड़े व्यंग्यकार हैं और बहुत से पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। माइक गड़बड़ हो रहा है। इसके पास में जाके एक छोटा सा मैं परिचय आप लोगों को करा दूं। अनूप श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जन्मे श्री अनूप श्रीवास्तव पिछले 5 दशकों में पत्रकारिता के बदलते इतिहास के चश्मदीद गवाह रहे हैं। बाल कल्याण अनुसंधान परिषद की प्रसिद्ध बाल पत्रिका
गिलहरी के वो संपादक रहे हैं। इसके साथ ही हिंदी दैनिक गोरखपुर, स्वराज टाइम्स, निहारिका, दैनिक भास्कर झांसी और इंदौर, दैनिक मध्य प्रदेश, डेली एक्शन कानपुर, दैनिक जनवार्ता के पश्चात लगभग 40 वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध अखबार स्वतंत्र भारत के वे संपादक रहे। उन्होंने देश के पहले आध्यात्मिक चैनल आस्था की स्थापना की थी। यही नहीं, अनूप जी पिछले 25 वर्षों से प्रसिद्ध व्यंग्य पत्रिका, मासिक पत्रिका 28 हास्य व्यंग्य मासिक बिना ब्रेक के निकाल रहे हैं और पूरे देश में और विदेशों तक ये पत्रिका जाती है और चर्चित है व्यंग्यकारों के बीच में। और वैसे भी देश में अभी सिर्फ 2 ही पत्रिकाएं व्यंग्य पर केंद्रित चल रही हैं, जिसमें एक 28 है। और ये माध्यम संस्था है जो 40 साल पहले बनाई गई थी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन 65 साल पहले माध्यम साहित्यिक संस्था बनाई गई थी, जिसको हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर शिवमंगल जी सुमन और जैसे बड़े वरिष्ठ साहित्यकारों ने बनाया था। और वो तो सब नहीं है, पर ये महासचिव के रूप में आज भी माध्यम के रूप में की संस्था में महासचिव के रूप में राष्ट्रीय महासचिव के काम कर रहे हैं और हर बड़े शहर में इनकी माध्यम की इकाई काम करती है जो व्यंग्य पर और साहित्य पर लगातार काम कर रही है। तो इसके बाद मैं रामकिशोर उपाध्याय जी जो दिल्ली से आए हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि ये भारतीय रेलवे से सेवानिवृत्त अधिकारी उपाध्याय जी ने अपने लेख, व्यंग्य, कविताएं लंबे समय से देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में इनकी प्रकाशित होती रही हैं और अभी भी हो रही हैं। इनके 5 कविता संग्रह और 3 व्यंग्य संग्रह और एक संस्मरण का संग्रह जो विदेश यात्रा का है से संबंधित पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं और इनको राष्ट्रीय स्तर के अनेक सम्मान से अभी तक सम्मानित किया जा चुका है। ये भी दिल्ली में साहित्य के जगत में बहुत ही सक्रिय व्यक्तित्व हैं और इनकी भी 1-2 संस्थाएं वहाँ पर चलती हैं और अनेक देशों की इन्होंने साहित्यिक यात्राएं कर चुके हैं और वर्तमान में ये 28 पत्रिका के कार्यकारी संपादक हैं। अलंकार रस्तोगी जी, ये भी लखनऊ से यहाँ हमारे यहाँ पधारे हुए हैं। इनको भी व्यंग्य पर सबका अभिवादन। जोरदार तालियां हो जाए भाई। ये प्रकाशित होती हैं और चर्चित होती हैं। राष्ट्रीय स्तर के कम 10-12 प्रतिष्ठित सम्मान अभी तक इन्हें प्राप्त हो चुके हैं और व्यंग्य के यूट्यूब चैनल व्यंग्य बाजी और मोटिवेशनल चैनल गुरुकुल का ये सफल संचालन कर रहे हैं। धन्यवाद, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। आमंत्रित अतिथियों का परिचय आपके सामने दिया गया। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर विजय तिवारी किसलय जी को। वे 2 हमारे साहित्यकार कवि मित्र हैं, उनका परिचय देंगे श्रीमती सीमा मिश्रा और श्री हरिनाथ शुक्ल हरि जी के लिए। परिचय दे रहे डॉक्टर विजय तिवारी किसलय। सम्मानीय मंच और सबसे पहले तो शुभकामनाएं आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी, रस्तोगी जी और उपाध्याय जी का, जो इस मंच पर उपस्थित हैं। व्यंग्य विधा के जो 28 पत्रिका निकलती है उसका संपादन कर रहे हैं और अनूप जी को तो सभी जानते हैं। और एक और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कल जो कादम्बरी सम्मान समारोह हुआ है उसके कर्ता धर्ता हमारे पूजनीय श्री भगवत दुबे जी भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और जिनके प्रांगण में जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे श्री अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, जो 2 साहित्यकारों को भी कल कादम्बरी सम्मान मिला था। एक सुल्तानपुर से श्री हरिनाथ शुक्ल हरि हैं और फतेहपुर से श्रीमती
सीमा मिश्रा हैं, मुझे इनके परिचय का सौभाग्य मिला है। मैं बताना चाहूँगा कि श्री हरिनाथ शुक्ल सुल्तानपुर के हैं। ये एक ऐसे काव्य मनीषी हैं जो पूर्व में वायु सैनिक थे और उसके बाद वहाँ से सेवानिवृत्त होने के उपरांत वे बैंक ऑफ बड़ौदा में कैशियर के रूप में कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में आप एक शिक्षक हैं जो शिक्षकी कार्य तो कर ही रहे हैं, साथ में और उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों में सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर से लेके हर जगह वो अपने साहित्य वैभव से सभी को आकर्षित कर रहे हैं। आपका गीत संग्रह कब आएंगे दिन बहुत चर्चित हुआ है। अंडमान की एक कविता काव्य सरिता, बचपन, प्रकृति, स्त्री, मेरी कलम आदि साझा संकलों के अतिरिक्त अंडमान से प्रकाशित दीप लहरी, मुंबई से प्रकाशित मानव निर्माण व अन्य साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। विविध ऑनलाइन गोष्ठियों में ये अपनी शिरकत करते हैं और इन्होंने लगभग 400 से अधिक फेसबुक लाइव काव्य पाठ वगैरह, गूगल मीट, स्ट्रीम यार्ड वगैरह में ये संचालन कर चुके हैं। ये हमारे लिए खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो आजकल जो चल रही है जो साहित्यिक गतिविधियां, इसके लिए हम बड़े गौरव की बात है कि हम ऐसे साहित्य मनीषी को अपने बीच में पा रहे हैं। इनके छंद काव्य व एक गजल संग्रह और अभी आना बाकी है। विश्व प्रसिद्ध साहित्य मंडल नाथ द्वारा राजस्थान से स्वर्गीय यशवंत सिंह सिसोदिया स्मृति सम्मान 2024, हिंदी काव्य शिरोमणि की मानद उपाधि, हिंदी विभाग आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम व विशाखा हिंदी परिषद विशाखापट्टनम द्वारा आर्यगुडी रमेश चौधरी शिखर सम्मान 2024 इन्हें प्राप्त हो चुका है। श्री रामायण मेला समिति प्रयागराज द्वारा साहित्य सृजन सम्मान 2023, अवधि संस्थान अमेठी द्वारा तुलसी अवधि सम्मान 2024, मनोहर साहित्यिक संस्थान लखनऊ द्वारा श्रेष्ठतम गीतकार 2020, विविध साहित्यिक संस्थाओं, मंचों व ऑनलाइन पठनों पर समय समय पर श्रेष्ठ शब्द शिल्पी सम्मान, दीप प्रभा सम्मान, बहुत सारे सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं। कल कादम्बरी संस्था द्वारा भी इन्हें सम्मान मिला है और आज यहाँ पर हम भी सम्मान कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि विगत मार्च में इनकी एक नूतन काव्य कृति विमोचित हुई है। उस अवसर पर हमें भी संस्कारधानी से हिंदी साहित्य संगम की ओर से उन्हें सम्मानित करना था, तो नहीं कर पाए, तो आज हम उसे भी सम्मानित करेंगे। इसी तरह से हमारे बीच में हमारी बहन सीमा मिश्रा उपस्थित हैं, जिनके जीवन साथी श्री ब्रजेश मिश्र भी आज हमारे साथ में हैं। वर्तमान में आप इनकी फतेहपुर में सहायक अध्यापक के रूप में विद्यादान कर रही हैं। आपकी मीत बनते ही रहेंगे स्वरित काव्य कृति है। कोरोना काल में कविता, अस्तित्व, प्रेमानुभूति, पिता की छाँव, लम्हे, प्रकृति के आंगन में, राष्ट्र साधना के पथिक, स्मृति की धूप छाँव, यात्री हुए हम, विद्यालय में एक दिन, हौसला आदि साझा काव्य संग्रहों में इनकी सहभागिता है। इसके साथ ही देश विदेश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं जैसे इंदौर समाचार, जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा, हम हिंदुस्तानी, अमेरिका, द ग्राम टुडे, रेड हैंडेड, कोलफील्ड, मिरर, ऑफ आलोक मित्र समाचार, युग, जागरण, साहित्य दर्पण, वुमेन एक्सप्रेस, बोलती शब्द, जय विजय पत्रिका आदि में लगातार कविताओं और गीतों का प्रकाशन होता है। आपने विविध छांदिक मात्राओं रचनाओं, पूर्णिका, सजल, गजल, मुक्तक, गीत आदि माध्यम से काव्य जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपकी लेखनी से निश्चित रचनाएं मुझे भाव प्रधान, उद्देश्यपूर्ण, छंदों के अनुकूल तथा व्याकरण की दृष्टि से भी सशक्त प्रतीत हुई है। कल विख्यात इन्हें भी संस्था कादम्बरी के सम्मान से इन्हें अलंकृत किया गया। यह भी इनकी काव्य कौशल का एक प्रमाण कहा जा सकता है और हम इनकी साहित्यिक सक्रियता तथा सृजन के प्रति आश्वस्त हैं। इतनी कम उम्र में और इतने अच्छे छांदिक इनकी रचनाओं से मुझे बहुत पहले ही परिचय हो गया था और बहुत अच्छा लिखती हैं। मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भाई, आप लोगों को एक बात तो स्पष्ट हो गई होगी कि मंचासी जो भी विभूतियां हैं
सब अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट है और विख्यात है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की एक एक सांसों को कुछ सार्थक कर डालो तुम, सांसों का पल भर का भी विश्वास नहीं है। जो करना है वो कर डालो, कुछ पढ़ने लायक लिख डालो या लिखने लायक कर डालो। 82 साल की उम्र में हमारे अनूप श्रीवास्तव जी आज भी निरंतर नूतन लिख रहे हैं। 82 साल की उम्र में तो लोग घर से बाहर निकलना नहीं पसंद करते हैं, और वे लखनऊ से जबलपुर आए हैं। ये हम सब लोग के लिए सौभाग्य का विषय है। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए चाहूंगा कि हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत, सम्मान, अभिनंदन हो। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई प्रतुल श्रीवास्तव जी को, वे आए और सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात त्रिपाठी, जो जबलपुर की साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक है, उनका माला से स्वागत करें। सहयोग प्रदान करें। इसी क्रम में आचार्य भगवत दुबे जी के सम्मान के लिए मैं मनोज जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वे आए। और आचार्य भगवत दुबे जी का कल जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, सम्मान के क्षेत्र में झंडे गाड़े हैं, और दूर दूर तक उनके इस सत्कार्य की चर्चा हो रही है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई यशोवर्धन पाठक जी को, वे आए और आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी का उस माला से स्वागत करें। रामकृष्ण उपाध्याय जी के स्वागत के लिए आमंत्रित है श्री निरंजन वत्स जी। अलंकार रस्तोगी जी, कल ही मेरा इनसे परिचय हुआ। मैं पढ़ता तो इनको बहुत रहता था लंबे समय से, और प्रसन्नता है कि कल हमारी उनसे मुलाकात हुई, और एक साथ आचार्य भगत दुबे जी के कृपा से हम दोनों का सम्मान भी हो गया। बहुत कठिन काम होता है इतनी बड़ी माला को एक साथ तैयार करना, और ये ध्रुव कार्य उन्होंने इतना सहज भाव से किया है कि जो भी लोग आए हैं वे सारे के सारे यहाँ से प्रसन्न होके गए हैं। मैं हाँ, बड़ी भारी बारात तैयार की है, बहुत बड़ी बारात, और इसमें दो मत नहीं कि बारातियों ने भी बड़े संयम का परिचय दिया। कोई भी बाराती ने घराती को तंग नहीं किया है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई सुरेश मिश्र विचित्र जी को, वे आए जी। बोले। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमने जिनको अध्यक्ष घोषित किया था वे सरसंघ चालक मोहन भागवत जी जबलपुर में प्रवास पर है, और उनका आज 4:30 बजे से प्रबोधन कार्यक्रम है। तो डॉक्टर अभिजात त्रिपाठी जी उस स्थान के लिए यहाँ से चले गए हैं, और वे अपना चार्ज दे गए हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग वाले हैं, डॉक्टर रश्मि वाजपेयी जी को। तो अब जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर रश्मि वाजपेयी जी हैं, आप लोग तालियां बजा सकते हैं। आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर कुंदन सिंह परिहार साहब के स्वागत के लिए सुरेश मिश्र विचित्र जी को।
नहीं, क्या है असल में, हमारे कहने से नहीं बजाएंगे, एक बार आप डांट के कह रहे हैं। और बजा दो भाई ताकि जी, हरिनाथ शुक्ल जी, हरि, उनके स्वागत के लिए आमंत्रित हैं भाई राजीव गुप्ता जी। सीमा मिश्रा जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर रश्मि वाजपेयी, आप हालांकि अध्यक्ष है, किंतु ये काम आपको करना पड़ेगा, कोई बहुत इधर समझ नहीं आ रहा है। सीमा मिश्रा जी का स्वागत कर दिया, माला पहना दे। हाँ जी, हाँ सप्तमी है। हम समझ रहे थे कि आज वैसे अष्टमी है या नवमी है। जी, और सीमा मिश्रा जी आप स्थान ग्रहण न करें, आप डॉक्टर रश्मि वाजपेयी जी का स्वागत कर दें, माला दे भाई। जी जी, अलंकार जी के स्वागत के लिए राष्ट्र कवि भाई राज सागर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए और अलंकार रस्तोगी जी का स्वागत करें। भाई देवेंद्र सिंह ग्रोवर, जो कि नाट्य कला में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और इनके द्वारा सृजित श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन, इसने पूरे हिंदुस्तान में अपनी कला की, अपनी प्रस्तुति के माध्यम से विशिष्ट स्थान बनाया है। और ये नाम सुन के अपने को लगता होगा यार कोई ऐसा बैंड है जो पता नहीं क्या पश्चिमी धुनें वगैरह सुनाता होगा, किंतु वास्तविकता यह है कि हमारे देश के जितने भी और विशेषकर महापुरुषों के जितने भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उन सभी कवियों की कविताओं पर इन्होंने कंपोजिंग करके एक से एक बेहतरीन गाने तैयार करवाए। भाई देवेंद्र सिंह ग्रोवर के लिए आमंत्रित है सुनील गर्ग जी, गर्ग साहब, संजय गर्ग, सॉरी, और राजेश दुबे जी कृपया आप मंच के बीचों बीच आ जाए, आ जाए, आ जाए। राजेश दुबे जी के स्वागत के लिए भाई सुभाष सलभ जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जागरण के संस्थापक सूत्रधार। राजेश दुबे जी जब भी व्यंग से संबंधित कार्यक्रम होते हैं या हरिशंकर परसाई जी की स्मृति में जो भी 2 मिनट रुक जाओ, आ जाओ मंच पे, आ जाओ। जहां भी इनके जो भी कार्यक्रम परसाई जी से संबंधित या व्यंग से संबंधित होते हैं, उन सभी में इनकी प्रदर्शनी जो है कार्टून की लाजवाब होती है। इनकी प्रस्तुतियों से ये लगता है कि वाकई में कोई इतनी गंभीरता से भी व्यंग को लेता है। एक बार इनके सम्मान में तालियां हो जाए। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत के क्रम को विराम देते हुए भाई देवेंद्र सिंह ग्रोवर जी से अनुरोध करूंगा कि वे हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग रचना का पाठ करें, ताकि यहाँ से फिर हम अपनी व्यंग मुख्य धारा से जुड़े। सम्मानीय मंच को नमन। हरिशंकर परसाई जी की रचना पढ़ने से पहले उनकी एक लाइन कि मैं लेखक छोटा लेकिन संकट बड़ा हूं, ये आपको इस व्यंग रचना में भी दिखेगा। व्यंग का नाम है टॉर्च बेचने वाले। वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा,
मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल पर उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया, अब तो आत्मा के भीतर का टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह का हो जाता है। किससे दीक्षा ले आए? मेरी बात से उसे पीड़ा हुआ। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए, आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर की आत्मा में कैसे घुस गया? उसने कहा, आपके सब अंदाजे गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई जिसने जीवन बदल दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूं, इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूं। उसने बयान शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश जगह पर बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था, और यह सवाल था कि पैसा कैसे पैदा करें। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, ये उखड़ेगा नहीं, इसे टाला जाए। हमने दूसरी तरफ मुंह कर दिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। जब मैंने कहा, यार यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल कर देते हैं। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी जगह हम इसी वक्त यहाँ मिलेंगे। तो दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों नहीं चलते हैं? मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं, और साथ जाने में किस्मत के टकराने और टूटने का डर रहता है। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचना का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल जगह जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटे से बिंध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं। उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है। आदमी रात में पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है तो सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते हैं। भरी दोपहरी में वे मेरे अंधेरे के डर से कांपने लगते हैं। आदमी को डराना कितना आसान है। लोग डर जाते हैं, तब मैं कहता, भाइयों यही है कि अंधेरा है। भाइयों सही है कि अंधेरा है, मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देना चाहता हूं। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदें और अंधेरे को दूर करें। जिन भाइयों को चाहिए अपना हाथ ऊंचा करें। साहब मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मजे से जिंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या भूल गया या वो अब इस संसार में नहीं? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब एक शहर की सड़क पर चल रहा था तो मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं, मैदानों में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, सवारी हुई लंबी दाढ़ी और पीठ पर लहराते लंबे केश। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी से अपना प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है, जिसे वे भाषा में बदल रहे हैं। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा, उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकार में, यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए।
आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योति रही हो गई, वे उसे भेद नहीं पाते। मानव आत्मा अंधकार से में घुटती है। मैं देख रहा हूं मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। मुझे हंसी छूट गई। एक दो बार दबाते हुए दबाई मैंने अपनी हंसी, लेकिन फिर भी निकल ही गई। श्रोताओं ने मुझे डांटा और भगा दिया। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत में पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर है, उससे अंतर में खो। अंतर में बुझी इस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। तुम हमारे भीतर उसी शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर आप उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब, अब तो खिलखिलाकर हंसी छूट पड़ी। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया, लेकिन मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार में चढ़ रहा था। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बैठा लिया। फिर कुछ बोलने लगे। उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया कि वहां ड्राइवर भी है। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसकी ठाठ देखी। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया है। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत बघार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। उसने उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते थे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे तुझे ऐसा लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। मैं अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ। तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था। तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तो मुझे नहीं जानता, मैं टॉर्च नहीं बेचूंगा। मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी यह कहा कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसीलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भरी दोपहर में लोगों को से कहता हूँ कि अंधकार छाया है, बता बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात तो ठीक है, मेरी कंपनी नई नहीं है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टॉर्च को कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू 1-2 दिन मेरे साथ रहे तो तुझे सब समझ में आ जाएगा। तो साहब, मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया। वे अपनी दड़ी पर हाथ फेरने लगा। बोला, बस 1 महीने की देरी और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। भाई दविंदर सिंह जी ने, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, कि नाट्य कला में विशेषज्ञ हैं और उन्होंने इस प्रस्तुति के माध्यम से, स्वरों के उतार चढ़ाव के माध्यम से, उन भावों के माध्यम से, जहाँ जैसा सब में वजनदारी दे रहे, इन सब माध्यमों से प्रकट कर दिया कि वे वाकई में लाजवाब एक्टर हैं। बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। रूप होता न नाम होता है, श्वेत होता न श्याम होता है, काल जिस बिंदु पर ठहर जाए, प्यार उस पल का नाम होता है। आज जो हमें प्यारे प्यारे पल मिले हैं, हमें आशीर्वाद मिला है अनूप श्रीवास्तव जी का, आचार्य भगवत दुबे जी का, डॉक्टर कुंदन सिंह परिहार जी का और अन्य आमंत्रित अतिथियों का, तो ये जो क्षण है ये अविस्मरणीय हो जाए,
इसके लिए मैं भाई प्रतुल श्रीवास्तव और विजय जायसवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वे अपनी परंपरा का निर्वाह करें और गुंजन की ओर से अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत करें। भाई प्रतुल जी और विजय जी, ये बहुत पक्की जोड़ी है जी, जिसको भी टोपी पहनाते दोनों मिलके पहनाते हैं। मंच पे आ जाए, मंच पे यहाँ आ जाइए। मैंने जल्दी कर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु जी जी बोले। बच्चे हैं कहाँ? बच्चे को तो बोल इतना अपन जानते हैं। अब स्वागत कर रहे हैं, साफा पहना रहे हैं श्री हरिनाथ शुक्ल हरि जी को। सीमा अलंकार रस्तोगी जी, कृपया मंच के मध्य में आए। रश्मि जी, सीमा मिश्रा जी को आप पहनाए टोपी। बीच में आना, मंच में आना। बीचों बीच आ जाए। इसी क्रम में क्रम को आगे बढ़ाते हुए यशोवर्धन पाठक जी, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। वे आज के इस आयोजन के विषय पर प्रकाश डालेंगे। यशोवर्धन पाठक जी। आदरणीय मंच एवं प्रबुद्ध श्रोतागण, आज के कार्यक्रम की उपयोगिता और उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के लिए मुझे निर्देशित किया गया है। व्यंगम के इस आयोजन के प्रसंग के अंतर्गत मुझे पूर्व में कई साल पहले, लगभग 1968 के समय की बात है, घर में गणेश उत्सव की झांकी लगती थी और हमारे यहाँ काव्य गोष्ठियां हुआ करती थी। उस समय गणेश उत्सव के दौरान एक दिन की काव्य गोष्ठी में
व्यंग शिल्पी श्रद्धेय श्री हरिशंकर जी परसाई, पंडित श्रीपाद पांडे, श्री रास बिहारी पांडे, सुमित्र जी, पंडित हरिकृष्ण जी त्रिपाठी, इन सभी को आमंत्रित किया गया। उस दौरान परसाई जी ने एक बात कही थी, वो पिताजी ने लिखी थी, मैंने पढ़ी, आज भी मुझे याद है कि व्यंगम का अपना एक संसार होता है, व्यंगम का अपना एक रचना संसार होता है, और इस संसार को विकसित करने के लिए लेखन और पाठ दोनों ही जरूरी है। और जब उन्होंने ये बात कही तो उस दिन हमारे यहाँ गद्य के अंतर्गत, क्योंकि काव्य गोष्ठी का आयोजन था, तो कविता तो किसी ने नहीं पढ़ी, लेकिन सुमित्र जी ने, रासबिहारी जी पांडे ने, श्रीपाद जी पांडे ने, परसाई जी ने, इन सभी ने एक एक व्यंग रचना का पाठ किया, वो भी गद्य में। जैसे अभी संपत सरल जी कर रहे हैं, और संपत सरल जी जो राष्ट्रीय मंचों पर गद्य का पाठ करते हैं व्यंग में, उसकी प्रेरणा उनको शरद जोशी से मिली। वो बोलते हैं क्योंकि शरद जोशी ने ये शुरुआत की थी राष्ट्रीय मंचों पर व्यंग में पाठ करने की, व्यंग रचना पाठ करने की, वरना व्यंग रचना पाठ में, गद्य में व्यंग रचना पाठ को हमारे राष्ट्रीय स्तर पर मंचों पर बहुत कम प्रमुखता मिली, बहुत कम प्रोत्साहन मिला। ये शरद जोशी के समय से शुरू हुआ। तो हमारे यहाँ उस समय घर पे गद्य में व्यंग रचना पाठ किए गए, और श्रीपाद जी पांडे ने ये कहा कि अब हम वास्तव में कुछ इस दिशा में काम करें कि व्यंग रचना पाठ गोष्ठियों का आयोजन करें। कितना हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज ये गौरव और सौभाग्य की बात है कि जबलपुर में राष्ट्रीय स्तर पर व्यंग रचना पाठ के संबंध में चर्चित हो चुकी है, प्रतिष्ठित हो चुकी है। व्यंगम के माध्यम से ना जाने कितने वर्षों से नियमित और निरंतर व्यंग रचना पाठ किए जा रहे हैं। ये बात ठीक है कि हमारे पास व्यंग रचना पाठ करने वालों की बहुत ज्यादा बड़ी तादाद नहीं है, हम एक सीमित संख्या में ही, और उसमें हम संतुष्ट हैं। हम उनमें से नहीं हैं कि एक की, जैसे कई काव्य गोष्ठियों में होता है कि हमने कविता पढ़ी और ये बच गए, अगले की कविता सुनने की हमें ना तो जरूरत रहती है ना समय रहता है। तो वो हम व्यंग रचना, हर एक रचनाकार एक दूसरे की व्यंग रचना को सुनता है, समझता है और उस पर चर्चा करता है। और एक बात और है, हमने व्यंगम में एक नियम भी बनाया, वो कि प्रत्येक व्यंग रचना पाठ की गोष्ठी में हम नई रचना का पाठ करेंगे। पुरानी रचनाओं को हम प्रमुखता नहीं देते, हम उसका पाठ नहीं करते, हम नई रचना का पाठ करते हैं। और इसके लिए एक नियम बनाया है कि हमारा जो रजिस्टर होता है, उपस्थिति रजिस्टर, हम उसमें अपने नाम और साइन के आगे व्यंग रचना का भी नाम लिखते हैं, जिससे लोग ये प्रतिबंधित हो जाए इस बात के लिए कि वो रचना का पाठ आगे नहीं करेंगे। तो इस तरह हमारी व्यंगम की संस्था रचना पाठ के संबंध में एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है, जबलपुर में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर। दो बातें हम गौरवान्वित थे कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यंग रचनाओं की एक सशक्त पत्रिका अट्टहास का कल लोकार्पण कादम्बरी के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हम गौरवान्वित थे कि अट्टहास पत्रिका का ये अंक आचार्य भगवत दुबे जी के सम्मान में आचार्य भगवत दुबे जी के सम्मान में निकाला गया है। यहाँ के रचनाकारों की प्रतिनिधि रचनाएं उसमें शामिल की गई हैं। तो मेरा ये कहना है, और आदरणीय श्रीवास्तव जी हमारे बीच
उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित थे, हर्षित थे और हम अट्टहास पत्रिका का जबलपुर में स्वागत करते हैं और हम निश्चित रूप से उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम अट्टहास पत्रिका के विकास और प्रचार के लिए जबलपुर में काम करेंगे। आज मैं हमारे इस व्यंगम के आयोजन के दौरान एक प्रमुख कार्यक्रम की भी हम सराहना करते हैं। अगर हम उसका उल्लेख ना करें तो एक ऐसे कलाकार को हम प्रतिष्ठित करने से वंचित रह जाएंगे, जिसने अपनी प्रतिभा से, अपनी कला से इस जानकीरमन महाविद्यालय के आज के इस प्रांगण को सजा दिया, वरना यहाँ पे उपस्थित लोगों को विचार करने के लिए बाध्य कर दिया। और वो कलाकार हैं, वो व्यंग्यकार हैं, वो कार्टूनिस्ट हैं श्री राजेश दुबे जी। ताली बजाइए राजेश दुबे जी के लिए। कार्टून अपने आप में बहुत बड़ी विधा है, मैं ये मानता हूँ। यहाँ पर आर.के. लक्ष्मण जो हुए हैं, हमारे देश में चर्चित कार्टूनिस्ट, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इस विधा का विकास किया, और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि राजेश दुबे जी की इस व्यंग्य कार्टून की प्रदर्शनी का हम यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं और उस पर चिंतन कर रहे हैं। तो व्यंगम का आज का ये आयोजन, हमारे बीच माननीय अतिथियों का आगमन, उनका मंचासीन होना और उनके बौद्धिक विचारों से हमारा अवगत होना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। हम आज के कार्यक्रम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं, और जो हमारे प्रबुद्ध श्रोता हैं उनका अभिनंदन करते हैं। और आप सभी की ओर से मंचासीन अतिथियों को मैं विनम्र और हार्दिक प्रणाम करता हूँ। भाई यशोवर्धन जी ने राजेश जी के संबंध में बहुत अच्छी बात कही, और मैं ये चाहता हूँ कि राजेश जी भी अपनी रचना धर्मिता के प्रति कैसे कैसे ये सारी चीज़ें निकालते हैं, कैसा मंथन करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसा सोचते हैं, इस संबंध में वे भी आके अपनी कुछ बात यहाँ रखें तो बहुत अच्छा होगा। राजेश दुबे जी। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और यहाँ सभागृह में उपस्थित आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। परसाई जी से मेरा पहला परिचय जिन्होंने कराया था वो है विवेचना के अरुण पांडे जी। अरुण पांडे जी ने उनकी जो पुस्तक व्यंग्य सूक्तियाँ जो उन्होंने लिखी थी, परसाई जी की व्यंग्य सूक्तियों का एक कलेक्शन है, वो कलेक्शन उन्होंने मुझे दिया और कहा कि इसको पढ़ो। परसाई जी को उस समय हमने बहुत कम पढ़ा था, स्कूल में उनकी एक दो कहानियाँ पढ़ी थी, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं जबलपुर में रह रहा हूँ और मैंने परसाई जी को जानने की कोशिश नहीं की। उसके बाद मैंने तुरंत पहला काम किया कि जो उनके 6 वॉल्यूम परसाई रचनावली वो खरीदी और उसे पढ़ना शुरू किया। और वो दिन था कि परसाई जी मेरे गुरु हो गए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे परसाई जी गुरु हैं। और जो कहते हैं ना, व्यंग में जो एक पैनापन है, एक धार है, जो एक कटाक्ष है कि ब्लेड की तरह मारते हैं, बाद में पता चलता है जब ब्लड आता है, उस समय समझ में नहीं आता। तो परसाई जी में वो धार है और मैं स्वीकार करता हूँ, हो सकता है आप मुझसे सहमत ना हो, माफ करिएगा, आप मुझसे सहमत ना हो कि हिंदुस्तान में परसाई जी के समकक्ष में किसी को नहीं मानता। उनका जो व्यंग्य है वो जबरदस्त व्यंग्य है और हम कार्टूनिस्टों के बहुत करीब है।
शरद जोशी जी ने कहा था कि जो बात हम 10 लाइन में कहते हैं परसाई 1 लाइन में कहते हैं। और यही कार्टूनिस्टों के लिए विशेष बात होती है कि हमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए मैं अपने आप को परसाई जी के बहुत करीब मानता हूँ। जहां तक कार्टूनिस्ट की बात है और आज के व्यंग्य की बात है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ इस मंच से कि आज की तारीख में देवेंद्र जी भी बैठे हैं, शायद मुझसे सहमत होंगे कि व्यंग्यकार के लिए या अच्छे व्यंग्य के लिए सहनशीलता समाज में बहुत जरूरी है। अगर सहनशीलता नहीं है तो अच्छा व्यंग्य मुझे नहीं लगता कि सामने आ पाएगा। और एज ऑन डेट टॉलरेंस पॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैंने एक बार कुछ कार्टून बनाए मोदी जी के, तो मेरे पास फोन आया, मेरे एक मित्र हैं जो कि डिंडोरी कलेक्टर थे, बाद में वो भोपाल चले गए। उनका फोन आया कि राजेश ऐसे कार्टून क्यों बना रहे हैं, आप पे नजर रखी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे काम करेंगे, आप कैसे व्यंग्य करेंगे, जबकि विदेशों में, बाकी देशों में खुलकर काम हो रहा है और कार्टून विधा पर भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉलरेंस खत्म हो गया हमारी सोसाइटी में, हमारे पॉलिटिकल लेवल पे, उसकी वजह से मुश्किलें खड़ी हुई हैं हमारे जैसे कार्टूनिस्टों को काम करने। और आप जैसे कलाकारों के लिए भी काफी मुश्किलें आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शायद सिनेरियो चेंज होगा और कलाकारों को खुलकर काम करने का मौका मिलेगा। जैसा कि सर ने कहा कि कार्टून बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इसको बहुत डिटेल में बताना बड़ा मुश्किल है। बस इतना ही कहूँगा कि जैसे पानी में बुलबुला फॉर्म होता है, बुलबुले बनते हैं और गायब हो जाते हैं, वैसे दिमाग में आइडियाज आते हैं और गायब हो जाते हैं। तो जब आइडिया आता है तो हम उसको ड्रॉ करते हैं, बस नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपको मौका दिया। थैंक यू सो मच। व्यंगम संस्था और गुंजन से जुड़े हुए भाई प्रतु श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। वे कृपया संस्थागत परिचय संक्षिप्त में देने का कष्ट करें। भाई प्रतु श्रीवास्तव जी। धन्यवाद अभिमन्यु जी। मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का सादर नमन करता हूं। सामने बैठे हुए सभी साथियों को प्रणाम करता हूं और अति संक्षिप्त में अपनी बात रखता हूं, क्योंकि हम जिनको सुनने आए हैं उनको हम सुने और उनको रिकॉर्ड कर लें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको दूसरे कार्यक्रम में जाना है। जहाँ तक व्यंगम के परिचय की बात है तो वो विश्ववर्धन जी दे चुके हैं कि हर महीने नया व्यंग्य 8.5 साल। ये तो हो गया गुंजन कला सदन की जो बात है। गुंजन कला सदन एक 65 वर्ष पुरानी संस्था है और इसका निर्माण ओंकार श्रीवास्तव जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया था। उद्देश्य था कि नवयुवकों को, किशोरों को जोड़ के वो सकारात्मक कार्य में लगा दिया जाए। गीत, संगीत, नृत्य, भाषण, चित्रकला वगैरह वगैरह। तो जब नवयुवक और किशोरियां किसी काम में लग जाएंगे तो उनका दिमाग खाली नहीं रहेगा और वो शैतान का घर नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से ज्यादा लोगों को सकारात्मक ऊर्जा से युक्त करने के लिए और नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए गुंजन कला सदन का निर्माण हुआ। और गुंजन कला सदन बड़े विशाल हृदय को उसने सामने रखा और इस बात को महसूस किया कि इतने बड़े शहर में 25-30 लाख की आबादी जहाँ है, एक संस्था ये काम नहीं कर सकती कि सारे युवाओं को, किशोरों को और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनको साहित्य, कला, संस्कृति से और सकारात्मक कार्यों से जोड़ पाएगी। तो उसने बड़ी उदारता के साथ अनेक संस्थाओं का निर्माण किया और उसे सहयोग प्रदान किया। आज भी ये काम जारी है और इस तरह से गुंजन कला सदन प्रति वर्ष 4-5 बड़े कार्यक्रम और हर महीने 2 महीने कुछ ऐसे आयोजन करती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें
गुंजन कला सदन में यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सामने दर्शक दीर्घा में, वे सारे के सारे गुंजन कला सदन से जुड़े हुए हैं। हमारे मंच पर बैठे हुए कुछ साथी भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, गुंजन परिवार के। और आज जो यहाँ पर आए हैं बाहर से अतिथि बनकर, उन्हें भी मैं गुंजन कला सदन में शामिल समझता हूँ। आपके बाद आज के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। प्रफुल्ल जी ने बहुत संक्षिप्त में एक विस्तृत प्रकाश डाला और उन्होंने बच्चों में किस तरीके से सक्रियता लाई जाए ये बात भी बतलाई। कवि गोष्ठियाँ, संगीत के कार्यक्रम, मुशायरा आदि बहुत होते रहते हैं, किंतु व्यंग से संबंधित कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। एक बात। और दूसरी बात जो चिंता की है वो ये है कि आज के टाइम पे हम जहाँ भी जाते हैं तो हम बुजुर्ग तो बहुत दिखते हैं, कोई भी कार्यक्रम हो बुजुर्ग बहुत दिखते हैं, किंतु नवयुवक, नई पीढ़ी इन सब चीज़ों से दूर है, क्योंकि वो तकनीकी विशेषज्ञ हो गए हैं। वो सारे के सारे अपने कार्यक्रम या जो भी उन्हें कहना लिखना पढ़ना है वो सब व्हाट्सएप पे, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में वगैरह वगैरह साधनों का उपयोग करते हुए, तो इसमें दो बंदे जो सफल भी हो सकते हैं, किंतु जो परस्पर मिलना जुलना, विचार विमर्श, ये सारा का सारा आम जिंदगी से दूर हो रहा है। आदमी नकाबों में खुद को क्या समझता है, आदमी नकाबों में खुद को क्या समझता है और आदमी कैसा है ये आईना समझता है। और इस बात को अब मैं आगे बढ़ाती हुई, आदमी कैसा ये आईना समझता है तो समाज को आईना दिखाने का काम करता है व्यंग्यकार। हम ये चाहते हैं हमारे बीच में जो हमारे आमंत्रित अतिथि हैं, अतिथियों को हमने सब्जेक्ट दिया है और 5-5 मिनट उन्हें हमने दिए हैं कि 5 मिनट में वे अपने सारगर्भित विचारों से हम सबको अवगत कराएंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अनूप श्रीवास्तव जी को, जो कि अट्टहास के संपादक हैं। हास्य और व्यंग, सामान्यतः हास्य और व्यंग को एक ही मान लिया जाता है, किंतु बड़ा बारीक भेद है। मैं अनूप श्रीवास्तव जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ हास्य और व्यंग पर अपनी बात करने। सबसे पहले इस सभा कक्ष का अभिनंदन। और सभा कक्ष के साथ ही सभा में बैठे हुए सभी मित्र साथियों वक्तारों का अभिनंदन, क्योंकि हमेशा मंच कटघरे में होता है। हम जवाबदेह होते हैं, हम शरारती नहीं होते, क्योंकि एक लंबा जीवन बिता के आते हैं। लेकिन हमारे सामने जो वक्ता साथी बैठे हुए हैं, जो हम सबको सुनने का धैर्य रखते हैं, उनका अभिनंदन सबसे पहले। जब बात आती है तो मैंने तो हमेशा मैंने किया है। सबसे पहले अभिनंदन भगवत दुबे जी का, जिनके लिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, शब्द ऋषि। बहुत बढ़िया हो गया। और एक काम रह गया है, मैं सोचता हूँ अपने हाथ से कर दूं। कल इस कार्टून का लोकार्पण हुआ था। सच्चा लोकार्पण आज है, क्योंकि उनका कार्टून कहीं खो गया, अर्थात पत्रिका भी खो गई। आज मुझसे कह रहे थे मुझे पता ही नहीं कहाँ गई, तो मैं दोबारा दे रहा हूँ, इसको संभाल कर रखिएगा। और देश के बहुत बड़े कार्टूनिस्ट ने इसको बनाया है। और ये दूसरा चीज मैंने कैसे क्यों बनाया, क्यों आ गया, मैं अब समझ में आ रहा है कि आज व्यंगम में इसको उनको समर्पित करना है। और आपके सामने तीनों हैं, आप देखिए, कार्टून भी है, अर्थात पत्रिका भी है, और स्वयं भगत दुबे है। कौन कैसा के मामले में कितना अच्छा है आप देख लें। और एक बात तालीम चाहते हैं मित्रों, जब किसी अभिनंदन किया जाता है तो बड़ा डर लगता है। अभिनंदन का मतलब क्या है?
मेरे एक मित्र ने कहा कि आज शाम को मेरा अभिनंदन हो रहा है। हमने कहा क्या अब तक अपमान हो रहा था? अभिनंदन हो रहा था क्या मतलब क्या अब तक अपमान हो रहा था? उनका नहीं, आज मुझे खास तौर से अभिनंदन किया जा रहा है। और हमने क्या क्या होगा? कहने माला पहनाई जाएगी, शाल पहनाई जाएगी। हमने किया तो अच्छी बात है, कम से कम आप घर जाने की सुविधा में रहेंगे, मुंह छिपा के घर जा सकेंगे। शाल इसीलिए होता है कि आप मुंह दिखा जाइए, और तब तक मुंह में दिखाइए जब तक नहीं रचना नापना लिखने। मित्रों, शायद जो परसाई की बात की गई, अभी हमारे मित्र पाठक जी ने कहा शरद जोशी ने कविता पढ़ी थी। आज मैं उसका आपको बता रहा हूँ, उसका उद्घाटन रहा बम्बई में जो कवि सम्मेलन होता था, उस कवि सम्मेलन शरद जोशी जी को मैंने सबसे पहले पढ़ाया था। उसके बाद कृपी सक्सेना को पढ़ाया था, और कविता के मंच में गद्य व्यक्ति प्रशिक्षित हुआ था। और जब मैंने 18 शिखर सम्मान 18 सम्मान किया, तो मैं परसाई जी के पास आया था। मेरी इच्छा थी कि परसाई जी से जीवन सम्मान शुरू किया जाए। परसाई जी ने कहा नहीं, मुझे नहीं, ये शरद जोशी को दोगी, मैं कभी भी नहीं दूंगा। और शरद जोशी को उनको पुरस्कार से दिया गया, मनोज चांद जोशी को दिया गया। एक लंबी श्रृंखला 64 लोगों का। और मैं उत्तर प्रदेश की तमाम सरकारों का आभारी हूँ कि 32 सालों में 50 व्यंग्यकारों को 4 दिन के लिए लगातार राजनीतिक घोषित किया गया है, 4 दिन के लिए। और उनके ठहरने, उनके खाने, उनकी सुरक्षा और उनके आने जाने का हवाई जहाज का जगह पूरा प्रबंधन हम लोगों ने किया है। पूरे देश में जब हर एक को राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, साहित्यकार टुकड़ों में ये 18 ने पहली बार पूरे देश पे स्थापित किया है। जहां तक व्यंग्य पाठ की बात है, व्यंग्य पाठ हम लोगों ने बहुत की है, लेकिन आपसे बातचीत करने का मौका मिलता है, ये सबसे पहली बात है और अच्छी बात है। आप कहीं भी बात करें, व्यंग्यम की बात करें, तो व्यंग्यम व्यंग्य का आभूषण है। पहली बार जो हम लोगों ने शुरुआत की थी, व्यंग्य ने उसकी स्थापना की कि हर व्यक्ति अपना नया व्यंग्य पढ़ेगा, और अगर नहीं लिख सका है नया तो कह देगा मैं नहीं लिख पाया हूँ, मुझे क्षमा करें, मैं आज नहीं पढ़ पाऊंगा। हर बार हम लोगों ने लखनऊ में प्रयास किया, और हर बार हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठी करते हैं। 4 दिन का 18 समारोह होता है, 21,000 का 18 शिखर सम्मान देते हैं, और 51 का युवा सम्मान, और 5 लाख के रुपए हमने जमा किए थे 1990 में। आज से अब तक हम 64 लोगों को सम्मानित कर चुके हैं। हम ये आपसे क्यों कह रहे हैं? मेरा मन है व्यक्ति को सम्मानित करने से कोई लाभ नहीं, लाभ है संप्रेषणीयता का। कौन लेखक किस देश से आ रहा, किस प्रदेश से आ रहा, किस राज्य से आ रहा, क्या लिख रहा है, उसकी प्रस्तुति का। हम फिर इनसे निवेदन करेंगे भगत द्विवेदी से कि ये 1 दिन का समारोह के 2 दिन का 3 दिन का करिए, थोड़े थोड़े टुकड़ों के विधाओं का करिए, और उनको अपनी बात कहने का मौका दीजिए। हमको लगे कि हमारा चयन कैसा था। जब ज्ञान चतुर्वेदी को 1994 में हमने सम्मान किया, तो ज्ञान जी ने कहा मैं इसलिए मिलना चाहता हूँ, मैं भी आपको नहीं जानता हूँ, आप भी मुझे जानते, आपने मुझे सम्मान भी कैसे चुना? हमने कहा आपके लेखन से। और हमने जब 18 शिखर सम्मान उनको दिया 20 साल के बाद, तो हमने कहा कि देखिए ज्ञान जी, आपको हमने पहले चुना था और आज आपको दे रहे हैं, इसके मतलब ये था कि हमारा यज्ञ का घोड़ा कितना तेज दौड़ने का। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के रूप में प्रतिष्ठा हुई है आपके। तो हमने अब तक जितने लोगों को 18 सम्मान दिया, उनके एक एक करके परीक्षा लेते रहे, उनकी जानकारी लेते रहे, और आज वे सभी व्यंग्यकार सभी प्रतिष्ठित हैं। मैं तीसरी बार आया हूँ, परसाई क्या उसने क्या था भगत द्विवेदी। कल जब मुझसे बच्चे कहा क्या भगत द्विवेदी से मेरा कोई परिचय नहीं था, हमने कहा भगत द्विवेदी से मेरा जाने कब से परिचय है, और भगत द्विवेदी की मैंने प्रशंसा की है, इनके काम की प्रशंसा की है, इनके व्यक्ति के प्रशंसा की है, हमने तारीफ नहीं।
जो काम है वो बहुत आगे जाएगा। हम रहे न रहे, हमारा किया हुआ काम अगर कहीं एक दो आदमी को याद रहता है तो हमारे लिए ये सार्थक है कि हमने कुछ किया है। हम कोई नई बात नहीं करना चाहते। जहाँ तक व्यंग की बात करना चाहते हैं आपसे, व्यंग एक ऐसा शब्द है जो एक शब्द या एक वाक्य में सब कुछ कहता है, उसके बाद खाली घेरा बंदी होती है। जैसे दहेज लाने के लिए हमने इसको लिख कर दिया दहेज जलाने के लिए। दहेज जलाने के लिए कमीशन, हमने कहा ये दोगला शब्द है। कमीशन का मतलब है हिंदी का कमीना, अंग्रेजी का अटेंशन। कमीनेपन का कमी, अटेंशन का शन, कमीनेपन पर पूरा अटेंशन देंगे तब आपको कमीशन मिलेगा। जैसे डेमोक्रेसी, लोगों ने कहा कि डेमोक्रेसी है, हमने कहा क्या मतलब, बोला अंग्रेजी का शब्द है डेमोक्रेसी। हमने कहा ना, ये भोजपुरी का शब्द है। डेमोक्रेसी का मतलब है दे मोर कुर्सी, दे मोर कुर्सी, दे मोर कुर्सी, दे मोर कुर्सी। और इसी छटपटाहट में दे मोर कुर्सी कहने को कहने लगे डेमोक्रेसी। तो अब मुझे शब्द सीमा में बांध दिया गया है, समय सीमा में नहीं। मैं चाहता हूं कि आज मैं आपके बीच में गद्य की बात न करूं, कविता की भी बात करूं। जहां मेरा रास्ता था वहां था मेरा घर, जहां मेरा रास्ता था वहां था मेरा घर, इसलिए मैंने रास्ते से घर को हटा लिया है। इसलिए मैंने रास्ते को घर से हटा लिया है और रास्ते को भी अपना घर बना लिया। राम माता पिता के आज्ञा मानकर राजगद्दी छोड़कर वन गए, जनता ने राम का सम्मान किया। और भरत भी माता पिता की अवज्ञा करके राजगद्दी छोड़कर पीछे पीछे राम के वन गए, जनता ने राम का, भरत का भी राम जैसा सम्मान किया। तो सवाल हुआ, माता पिता की आज्ञा मानने वाले और माता पिता की अवज्ञा करने वाले दोनों को जनता ने एक जैसा सम्मान कैसे दिया? उत्तर मिला, जनता को न तो माता पिता के आज्ञा से मतलब, जनता को न तो माता पिता के आज्ञा से मतलब है, न माता पिता के अवज्ञा से मतलब है, वो तो हर कुर्सी छोड़ने वाले की जय हो। और अंतिम बात, लड़खड़ाते हुए मेरे आदरणीय मित्रों, ये एक लड़ाई शब्द कौन है? सबसे पहले मैं ये बात कविता ने उठाई है। कविता एक कमजोर हथियार है। जैसे वाक्य में दर्द की बात तो सही है, पर एक प्रसंग सुनकर मुझे उस आदमी का बयान याद आया है जो 3/4 नदी पार करने के बाद सामने की 1/4 नदी देखकर घबराया है और वापस लौटा है। आज तक उस नदी को पार नहीं कर पाया। पराजय की जिंदगी के होम करते हुए हमें कहीं न कहीं होना जरूर होना है, लेकिन आत्मालोचन के क्षणों में, आत्मरक्षा के क्षणों में, जबकि हम पराजय से अपने को पराजय महसूस कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम अपने खा बने। हो सकता है बेहद अच्छी और स्वादिष्ट हो, असलीकत अनाथता के नारों के बीच दबती और पुरानी पड़ती अपनी असमर्थता की चला, लेकिन इतना भी निश्चित है, हर आदमी को अपने ही हाथों उठानी पड़ती है अपनी निगाह। कितनी बार करेंगे समय से आशा, कितनी बार मांगेंगे और रियायत की भाषा, जब भूगोल एक ग्लोब बन चुका है। भाषा की आग में हाथ सेकने वाले मित्रों, भाषा की आग में हाथ सेकने वाले मित्रों, इतिहास के दर्द को नए चेहरों के बीच बांटने का दम रखने वाले मित्रों, इतिहास की आग में दम रखने वाले अपने मित्रों, और खुले मैदान में लड़ाई की बात करने वाले मित्रों, लड़ाई बाहर से नहीं, लड़ाई भीतर से लड़ी जाती है। लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर से लड़ी जाती है। लड़ाई दूसरों से नहीं, सबसे पहले अपने आप से लड़ी जाती है। सारगर्भित उद्बोधन, वो लड़ाई अपने आप से जिन्होंने लड़ ली ना, वे महावीर हो गए, गौतम हो गए, बुद्ध हो गए और सिद्ध हो गए।
मैं अगले क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ राम किशोर जी उपाध्याय, जो हमारे बीच में दिल्ली से पधारे हैं। इनका विषय है व्यंग्यकार के सामने चुनौतियां, समय 5 मिनट। एक चुनौती ये भी। नमस्कार। सबसे पहले मैं मंच का आदरणीय भगवत दुबे जी और हमारे मंच के इसके अध्यक्ष व्यंगम के और गुंजन के और जितनी भी सहयोगी संस्थाएं हैं, आदरणीय कुंदन सिंह परिहार जी और सभी मंचस्थ अतिथिगण, आज के व्यंगकार के समक्ष चुनौतियां, ये मुझे आज का विषय दिया गया। तो अब इन्होंने मुझे सबसे बड़ी मुझे ही चुनौती दे दी, तो मैं व्यंग्य की चुनौतियों पर क्या चर्चा करूं। खैर, मैं अपने लंबे जो मैं लिख के लाया था उसको संक्षिप्त करते हुए 5 मिनट में 7 मिनट में समाप्त करने का प्रयास करूं। मैं सबसे पहले आयोजकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने इस प्रतिष्ठित मंच से बोलने का इस विषय पर अवसर दिया। मित्रों, वर्तमान समय में व्यंग्य और व्यंग्यकार के साथ चुनौतियों का हम लोग समय समय पर संगोष्ठियों पर अक्सर चर्चा करते हैं। अखबारों में प्रकाशित व्यंग्य कालमों में शब्द सीमा एवं अखबारों की रीति नीति से लेकर गद्य के अतिरिक्त व्यंग्य पद्य को भी हम इस विमर्श में शामिल करते हैं। वास्तविक चिंता यह है कि आज श्री लाल शुक्ल के राग दरबारी जैसे उपन्यास, हरिशंकर प्रसाई जी जिसकी पुण्य भूमि पर आज हम यहाँ उपस्थित हैं, रविन्द्रनाथ त्यागी या शरद जोशी या अन्य जो हमारे व्यंग्य के पुरोधर है, उनकी जैसी व्यंग्य रचना जो कालजयी जिनको हम कह सकते हैं, आज पाठकों के समक्ष क्यों नहीं आ रही। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है। बाजार के दबाव के चलते व्यंग्य के चुटेले या तीखेपन की कमी पर भी आज एक बड़ी चिंता का विषय है। यह प्रश्न भी मुंह बाए खड़ा है कि व्यंग्य कोई विधा है या व्यंग्य कुछ और है। आज 24/7 की राजनीति आम आदमी खान पान, पहनावे, उसकी धार्मिक आस्था तक पूरे जनजीवन को प्रभावित करने पर तुली हुई है और व्यक्ति अपनी पसंद या नापसंद तक को राजनीति नियंत्रित करने लगी। अतः राजनीति पर प्रचुर मात्रा में व्यंग्य लेखन प्रत्याशित नहीं है, तभी आज 75% व्यंग्य सिर्फ राजनीति पर लिखा जाए, और वह भी विपक्ष की राजनीति, जबकि शेष अन्य समसामयिक सामयिक विषय गौण होते जा रहे हैं। आज कुछ व्यंग्यकार उत्पीड़न के भय या प्रलोभन के कारण, जैसा कि अभी राजेश दुबे जी ने बताया कि उत्पीड़न के भय या प्रलोभन के कारण सत्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध टिप्पणी से प्रहार करने में अत्यधिक सतर्कता बरत रहे हैं। इसके उलट व्यंग्यकार को अपने लेखन के माध्यम से प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, ताकि राजनीति की विद्रूपताओं को समाज के जनसाधारण के सम्मुख लाया जा सके। यह कहना भी समीचीन होगा कि अन्य क्षेत्र भी विसंगतियों से भरपूर है। व्यंग्य लेखन के लिए आयुक्त का छोड़ा जाना या उनकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। पुरस्कारों के लिए व्यंग्य लेखकों की मध्य खेमेबंदी को भी अक्सर इंगित किया जाता है। महिला व्यंग्यकारों की कमी भी एक बड़ी चुनौती है, जबकि महिलाओं की भाषा में सहज व्यक्त होती है। इस संगोष्ठी या इस पर चर्चा में विचार मंथन से हम इन प्रश्नों के उत्तर तलाशने का अवश्य एक सार्थक प्रयास करेंगे। साहित्यकार किसी भी परिवर्तन की भावभूमि है और साहित्यकार किसी भी राज्य या धार्मिक नेता से बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने समय का सटीक चित्रण करता है, अपितु उसके साथ साथ भविष्य की ओर संकेत भी करता है। वह सांस्कृतिक चेतना का वाहक होता है। वह एक ऐसा कर्मी होता है जो बिना किसी आसन या पद की आकांक्षा के नित्य संघर्ष करता है। वह जन साधारण को असाधारण प्रतीकों के माध्यम से जीता है। वह अपने समय की सामयिक स्थिति के साथ निरंतर वैचारिक संघर्ष भी करता है। परसाई जी ने व्यंग्य विधा है या कुछ और, इसका जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि व्यंग्य कोई
विधा नहीं है, उसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यह एक स्पिरिट है जो किसी भी साहित्यिक विधा से फूट पड़ती है। मैं मानता हूँ कि उनका कहना सही है, क्योंकि व्यंग कार्टून में भी है, व्यंग नाटक में भी है, व्यंग कविता में भी है, व्यंग उपन्यास में भी है, और व्यंग की जितनी भी हमारी साहित्य की विधाएं उन सभी में व्यंग लिखा जा रहा है। हालांकि कई साहित्यकार इससे असहमति जताते हुए इसका एक विधा और इसके सौंदर्य शास्त्री की चर्चा नहीं करते, लेकिन इन सब बातों से परे व्यंग्यकार के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। अंग्रेजी साहित्य में विक्टोरियन काल का जो व्यंग्य है वो अभिजात्य वर्ग और चर्च के आम जीवन जन के प्रति व्यवहार के प्रति आक्रोश की अभिव्यक्ति है। भारत में भी लगभग इसी तरह की मिलती जुलती स्थितियां और सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था रही। हिंदी के प्रथम व्यंग्यकार संत कबीर 15वीं शताब्दी की रचनाओं में व्यंग सामाजिक व्यवस्था जिसमें ऊंच नीच, जातीय छुआछूत सहित धार्मिक आडंबरों का विरोध का स्वर मुखरित करते रहे, क्योंकि उन्हें सारा जीवन अछूत बनकर जीना। उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को समान रूप से लताड़ा, तभी वह कह उठते हैं कि पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भरी पीस खाए संसार। अभी मुझे कबीर के प्रकट स्थल बनारस में लहरदारा जाने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ एक बहुत ही कबीर की स्मृति में जहाँ वो प्रकट हुए वहाँ पे एक भव्य मंदिर का एक निर्माण होते हुए देखा। तो मुझे कबीर की ये पंक्तियाँ मुझे स्मरण हुआ कि कबीर के जिन अनुयायियों का जो कबीर को मानते हैं, उनकी शिक्षाओं पे चलते हैं, उनको भी क्या उसी मान्यताओं पर, उन्हीं आडंबरों की रचना करनी पड़ेगी जिनके लिए कबीर हमेशा संघर्ष करते हुए। ये युग बहुत बड़ी विसंगतियों का समय है। सबसे बड़ी जो चुनौती है एक व्यंग्यकार के समय के समक्ष, वो है लेखन के उद्देश्य की चुनौती। हम व्यंग्य क्यों लिख रहे हैं? क्या हमारे अंदर व्यंग्यकार बनने के बीज मौजूद है? ऐसे कुछ प्रश्न लेखन से हर व्यंग्यकार को स्वयं से करने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। व्यंग्यकार में समकालीन चेतना, वर्तमान यथार्थ की गहन अभिव्यक्ति और अंतर्वृत्तियों को पूरी तरह से संशोधित करने की प्रामाणिक कोशिश व्यंग्यकार के लेखन में परिलक्षित होनी चाहिए। जहां वह अपनी परंपराओं से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं उच्च वर्ग तो पहले से ही मुक्त है और निम्न मध्यम वर्ग उन परंपराओं की कोई परवाह नहीं है। वहीं राजसत्ता और आर्थिक सत्ता से वंचित निम्न मध्यम वर्ग को अपने अधिकारों को येन केन प्रकार में प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर देखते हैं, उनके लिए धर्म और नीति निरर्थक प्रलाप है। ऐसे समय में व्यंग्यकारों का दायित्व अधिक बढ़ता है। व्यंग्यकार को इन विसंगतियों और संघर्षों से उत्पन्न प्रभावों और कुप्रभावों को अपनी रचनाओं के माध्यम से जनसाधारण के समक्ष लाने की आज सबसे बड़ी चुनौती। जिसका जितना व्यापक परिवेश होगा, उसकी उतनी ही तीखी और तिलमिलाती प्रतिक्रिया या अभिव्यक्ति हमारे सामने है, और तभी उसका व्यंग्य धारदार, मारक या प्रहारक हो पाए और उसकी सार्थकता भी नहीं। व्यंग्य लेखन जो है मेरे विचार से किसी मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर चिंतन का आह्वान करते हैं। तभी व्यंग्यकार सबसे पहले जो कबीर की हम चर्चा करते हैं, उन्होंने कहा कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, और दुखिया दास कबीर जो काले और रोए। तो व्यंग्यकार को कबीर को आत्मसात करना सबसे बड़ी चुनौती है कि ताकि वो अपने समय को, समकाल को सही और वास्तविक रूप में जन सामान्य के समक्ष कर सके। हालांकि आज के परिवेश में व्यंग्यकार से यह अपेक्षा करना अतिरेक होगा, फिर भी हम हमेशा मानकों और आदर्शों की बात करते हैं और उनको सामने रख करके ही हम किसी विधाय में किसी साहित्य की बात बढ़ सकते हैं। व्यंग्यकार के समक्ष सबसे अगली चुनौती जो मैं समझता हूँ, एक शीर्षक रखने की। अपनी रचना का शीर्षक क्या हो? रचना का शीर्षक ऐसा हो, कैची हो। कई बार अच्छी रचनाएं भी जो है वो अच्छे शीर्षक ना होने की वजह से उसके बोझ के तले दम तोड़ देती है। तो व्यंग्यकार को अपनी रचना का शीर्षक हमेशा इस प्रकार रखना चाहिए ताकि पाठक की सबसे पहली
ये कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, सबसे पहला जो पाठक का जो आकर्षण होता है वो रचना के शीर्षक की तरफ जाता है। दूसरा विषय का चयन, हमारा विषय का चयन कैसा, यदि हम व्यंग लिख रहे हैं तो हमारा विषय भी जो है वो व्यंग विधा के अनुरूप ही होना चाहिए। हम यदि उन विद्वताओं को केंद्रित करके नहीं लिख रहे हैं तो ये एक व्यंग्यकार से इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। व्यंग्यकार को जहाँ वर्तमान का बोध होना चाहिए वहीं उसको अतीत का भी पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। व्यंग्यकार को बनावटी विषयों के स्थान पर विषय चयन करते समय उनके स्थान पर अनुभव सिद्ध लेखन को अधिक महत्व देना चाहिए और उसका जो जमीनी अनुभव है, जो चीज़ों को देखता है, जो समझता है, जो परखता है, वही उसका अनुभव जो है उसके व्यंग्य को धार दे सकता है। अंग्रेजी के एक साहित्यकार हैं जोनाथन स्विफ्ट, उनकी एक कृति है गुलिवर ट्रेवल्स में तत्कालीन पाश्चात्य संस्कृति, राजनीति और धन पर तीखे व्यंग्य बाणों से प्रहार वो करते रहे। उनके काल में इंग्लैंड में सत्ता का संघर्ष मुख्यतया दो पार्टियां व्हिग और टोरी के बीच होता था, जिसकी पहचान के लिए उन्होंने हाई हील और लो हील, ऊंची एड़ी वाली सैंडल और लो हील वाली छोटी सैंडल, हील वाली सैंडल कह करके उनका उन्होंने उस पर कटाक्ष किया। इसके विपरीत भारत में सत्ता के संघर्ष की पहचान बूटों या उनके सैंडल्स के हील से नहीं, बल्कि मेरे विचार से उनके सिर पर होने वाली टोपियों से ज्यादा व्यंग्य निकल सकता है। अनूप जी कृपया। भारत में हाई हील्स या लो हील्स के बजाय टोपियों से, जैसा कि अभी हम लोगों को टोपी गुंजन जी संस्था ने पहनाई, उन टोपियों से निकलता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन टोपियों से निकलता है। जब हम आजाद नहीं थे तो हम लोग हैट पहनने में अपने आप को गौरवान्वित समझते थे अंग्रेज। जब हम आजाद हुए तो उन्हीं लोगों ने जो हैट पहनते थे उन्होंने गांधी की खादी की टोपी पहनी, फिर उसके बाद कुछ लोगों ने लाल टोपी पहनी और बदलते बदलते लाल से काली टोपी पहनी। तो ये भी एक व्यंग्य कि किस तरह से हमारी राजनीति की परिदृश्य जो है वो टोपियों के माध्यम से बदलता है। और क्योंकि राजनीतिज्ञ का काम ही है जनता को टोपी पहनाते हैं। व्यंग्य लेखक को ऐसे विषय चयनित करने चाहिए जिनके भीतर कार्यजयिता के बीच मौजूद है। तात्कालिक विषय अखबार की तरह की खबरों की तरह से होते हैं जो एक या दिन तक जीवित रहते हैं और उसके बाद एक खबर के बाद उसकी दूसरी खबर की परत आ जाती है और फिर तीसरी खबर की परत आ जाती है। तो उसी तरह से अगर व्यंग्य की रचनाएं तात्कालिक विषयों पर होगी तो वो भी व्यंग्य अखबार की खबर की तरह से एक या दो दिन तक ही जीवित रह पाएगा, जबकि व्यंग्यकार का उद्देश्य जो है वो ऐसी रचनाएं करने का हो जैसे परसाई जी ने कहा, बॉस तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। ये वाक्य आज भी, ये उनकी बात आज भी उसी तरह से हम समझ सकते हैं। चाहे समय कितना भी बदल गया हो लेकिन राजनीति का स्वरूप नहीं बदलता। तो व्यंग्यकार की जो है वो अपने समय पर नब्ज को जो वो धड़कन को पहचानता है। तो व्यंग्यकार के पास बहुत सारे विषय, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण और राजनीति से जुड़े मुद्दों उसको पर्याप्त समझ के साथ ग्रामीण और नगरीय चेतना और समस्याओं से जुड़े विषयों का भी कोश होना चाहिए, तभी नहीं तो व्यंग्य एकांगी हो जाएगा। व्यंग्यकार को बहुआयामी और व्यापक दृष्टिकोण वाले पाठकों के मन को प्रभावित करना चाहिए। व्यंग्यकार को सत्ता का चरण चुंबक नहीं होना चाहिए। व्यंग्यकार की भाषा और शैली की भी चुनौती है कि उसकी व्यंग्यकार की भाषा क्या होगी। कवि से लेकर के जितने भी व्यंग्यकार हुए, कवि हुए या गद्य लेखक हुए, उन्होंने सबने अपनी अपनी शैली विकसित की। व्यंग्यकार की अपनी स्वयं की इच्छा है कि वो कैसी शैली, वो पुराने वाले लेखकों की शैली अपनाता है या अपनी किसी नई शैली का निर्माण करता है। लेकिन व्यंग्य में जब तक वो चुटकियां नहीं देता, वो कटाक्ष नहीं करता, वो कसक नहीं छोड़ता, वो कभी कचोटता नहीं है, तब तक उसकी भाषा हो, उसकी धार नहीं मिल पाए।
कई बार तो हम व्यंग पढ़ करके लगता है कि हम व्यंगकार ही स्वयं व्यंग्यकारों की घेरे में खड़े। व्यंग्यकार को हमेशा अपनी भाषा में पात्रों और उनके विषयों या परिवेश का सम्यक व्यवहार जो है वो लेखन में परिलक्षित होना चाहिए, भाषा में उसको पूर्णता से पहचान सकते। संप्रेषण की भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी भाषा ऐसी सरल हो कि ताकि वो संप्रेषित हो और जो हम कहना चाहते हैं वो हमारे पाठक तक पहुंच सके। मैं धूमिल की कुछ पंक्तियां इसी उसमें आपको 3 पंक्तियां हैं कि संप्रेषण कैसा होना चाहिए। क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है? क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिनमें एक पहिया होता है? क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? इन 3 पंक्तियों में वो पूरे राजनीतिक अवसरवादिता और पूरे के पूरे जो आज की हालत है उसको बयान कर। आदम गौडवी का भी एक शेर है, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। तो नागार्जुन की भी एक कविता प्रेत का बयान, वो भी संप्रेषण के लिए हम उसको उदाहरण की। हाँ, कविता में मैं बहुत संक्षिप्त करता जा रहा हूँ। 5 मिनट दिए थे, 5 की जगह 8 बस, मिनट हो गए। बस 2 और एक बात मुझसे भी इतना सुन लो, मेरे भाई को जाना जो रिकॉर्डिंग कर रहा है। बस 2 मिनट। हाँ। मैं बस संक्षेप में करता जा रहा हूँ मानवीय संवेदनाओं का। और सबसे बड़ी बात जो मैं बहुत संक्षिप्त में कर देता हूँ, ये पूरा लेख मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। अभिव्यक्ति को, जैसा कि दुबे जी ने बताया कि अभिव्यक्ति को, स्वतंत्रता को जो है हमारे बचाए रखने की सबसे बड़ी आज की चुनौती है। व्यंग्यकार हो या लेखक हो या कार्टूनिस्ट हो, उनको इस आज के समय में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शार्लो जो एक मैगजीन थी फ्रांस की, जिसमें उसने एक जीन काबूत ने जो एक पैगंबर मोहम्मद पे जो कार्टून बनाया, उसके बाद जो वहाँ पे हत्याकांड हुआ, वो सब बहुत परिचित है। तो व्यंग्यकार के समक्ष इस समय अपनी स्वतंत्रता को, अपनी अभिव्यक्ति को बचाए रखने की बहुत बड़ी हमारी आज के समय समक्ष उसके समय मौजूद है। और पिछले कुछ दिनों एक कविता बहुत मशहूर हुई थी, जिसके फैज़ अहमद फैज़ की, जो पाकिस्तान की कवि हम भी देखेंगे। तो ये भी कविताएं जो है वो, हालांकि कविताओं से कोई आंदोलन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन सरकारें ऐसी ऐसी छोटी छोटी कविताओं से भी डर सकती है। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि व्यंग्यकार को इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी एक नई प्रणालियों की तरह हुए व्यंग्यकार के रूप में स्थापित होगा। और मैं इम्तियाज सबर का एक शेर अर्ज करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि दिल को दुनिया का तलबदार नहीं कर सकता, दिल को दुनिया का तलबदार नहीं कर सकता, अपने ईमान का व्यापार नहीं कर सकता, अपने ईमान का भैया एक बार जोरदार ताली बजा दो यार, आप लोग बैठे बैठे बोर नहीं हो रहा है क्या? ताली बजाओगे तो आपकी बोरियत दूर हो जाएगी। ये जो हमने बताया कि व्यंग की चुनौतियां, तो सबसे बड़ी चुनौतियां तो खुद अखबार वालों के लिए है, क्योंकि हम व्यंग अगर भेजते हैं 1.5-2 पेज का, तो उसको 60 इतना छोटा कर देते जैसे लगता है लघु कथा। व्यंग को लघु कथा बना देते हैं, एक बात। और दूसरी बात, अखबार भी ये समझते हैं यार कोई चिकल्लत न खड़ी हो जाए, छोड़ो काय के लिए व्यंग की छापो, तो बहुत सारे अखबारों ने व्यंग छापने ही बंद कर दिए। तीसरी सबसे बड़ी बात जो आपको बता दूं मैं, आकाशवाणी जबलपुर, यहाँ के जो कार्यक्रम अधिकारी हैं वे इतने डरपोक हैं कि हमने उनको 2-4 बार बात की, तो उन्होंने हमें सरकारी आकाशवाणी प्रसार भारती के मोनो पे एक पत्र भेजा, नहीं नियमावली नहीं बताई। उन्होंने ये ऐसा बताया हमको कि जैसे व्यंग कोई हैजा की बीमारी, अगर हम इसको प्रसारित कर देंगे तो पता नहीं क्रांति हो जाएगी, कुर्सी पलट जाएगी वगैरह वगैरह। तो ये हकीकत बात है। हाँ सर और मैं बिल्कुल एक छोटी सी बात बता दूं,
सरकारी नौकरी में जब मैं सिवनी में सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर था तो मुझे सरकार की ओर से मेरे कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स इंदौर एमपी उनकी ओर से मुझे एक कारण बताओ सूचना पत्र मिला और उसकी भूमिका बनाई हमारे सेल्स टैक्स ऑफिसर ने। और बात सिर्फ इतनी थी कि साहब ने एक जगह से पैसे ले लिए थे। मैंने कहा यार पैसा ले लिए तो ठीक है, किंतु आपने राजस्व हित में काम नहीं किया जिसके लिए आप यहाँ बैठे हैं। तो हमने आंदोलन चालू कर दिया। तो उन्होंने उस आंदोलन के विरोध में क्या किया कि हमारे 3-4 व्यंग उल्लेखित करते हुए कमिश्नर को भेज दिया कि इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। किंतु अपन जबलपुरिया है, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं। जगदीश चतुर्वेदी बनाम शासन जयपुर में ये सूचना प्रकाशन अधिकारी थे और 34 साल इन्होंने केस लड़ा। और बात क्या थी, सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने नेहरू जी के खिलाफ कविता लिखी थी। मैं हकीकत बात यह है कि अन्य वक्ताओं को बुलाना चाहता था, किंतु चूंकि मनोहर सोनी जी को जाना है इसलिए उत्तम होगा कि हम पहले सम्मान की प्रक्रिया को निपटा लें ताकि सारे लोगों के स्मृति में ये बातें बनी रहें। तो इस सम्मान के क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस क्रम में सबसे पहले भाई राम किशोर उपाध्याय जी के स्वागत के लिए प्रतुल और विजय जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वे आए और राम किशोर जी का स्वागत करें। प्रतुल और विजय जी नहीं, कुछ और थोड़ा किस्तों में होगा, स्वागत किस्तों में होगा। सम्मान पत्र है ना, सम्मान पत्र है ना। विजय भाई आइए और मंच सिंह जो भी अतिथि हैं उनका सहभागिता करें। बहुत ही क्रम में श्री अलंकार रस्तोगी जी यशोवर्धन पांडा को विचित्र किया गया। अरे अपन कितनी अलंकार फोटो खिंचवा अरुण जी का जिसका नाम दे रहा है उसका अरुण श्रीवास्तव जी के लिए आमंत्रित है भाई कामकाज जेपी। अरे यार सबसे आगे बैठो, माइक माइक कर रहे हैं, पीछे वाले कहें कि माइक खोलो तो कोई बात है। सीमा मिश्रा जी के स्वागत के लिए आमंत्रित है सैनी जी, ओपी सैनी जी और द्वारका जी। सैनी जी, द्वारका जी, ये द्वारका भाई।
आजा 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 आमंत्रित है हरिनाथ शुक्ल जी, केपी पांडे ब्रहत जी और सोहम जी, राकेश सोहम जी आइए, जैसे आइए सब जी। हाँ, एक आपको और सम्मान देना है ना, हाँ दीजिए। भैया हाँ भाई साहब, अब वो 12 लोग अपने ना, ठीक है। एक विशेष बात जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कहा जाता है यार अगर अपने पीछे कुत्ता दौड़ने लगे तो बैठ जाओ, कुत्ता दौड़ने लगे तो बैठ जाओ। बैठ गए, अब कुत्ता भी बैठ गया, पता चला रात भर दोनों बैठे। आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जंगम के 8 सदस्यों की रचनाएं अट्टहास में प्रकाशित हुई। ये जंगम के लिए गौरव की बात है। और मेरा निवेदन ये है कि अट्ठास आपका है जी, और जबलपुर व्यंग की राजधानी, यह अट्ठास में समर्पित किया है आपके हाथों में। अट्ठास को संभालिए। अट्ठास में 80% नए रत्नाकारों का ताकत है, 20% हम पुराने रत्नाकारों को देते हैं। और ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें हमारे मित्र खड़े हुए हैं, जयप्रकाश पांडे खड़े हुए हैं, कामकार है, ये वो आधार स्तंभ है जिसकी वजह से अट्ठास वहाँ पर खड़ा हुआ है, अट्ठास देश पे खड़ा हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि अट्ठास को अपनाइए, अट्ठास को अपने हाथों में लेकर चलाइए। हमारी पीढ़ी थी अपना काम कर चुकी थी, किनारे हो रही, अब आपकी पीढ़ी है, आप गई। बहुत बढ़िया, एक बार ताली हो जाए। अभी तक हम मंच का सम्मान कर रहे थे, मंच में विराजित विभूतियों का सम्मान कर रहे थे, और अब उन विभूतियों से हमारा निवेदन है कि वे अब हम लोगों का सम्मान करते, जंगम के सदस्यों का सम्मान करते जी। 5 लोगों को बाहर से आए सम्मान हुआ, हाँ हाँ हाँ, पहले का बिल्कुल ठीक। आप सभी अपने अपने सम्मान पत्र ले लें और समूह के लिए आप लोग आ जाएं। टोपी लगा लें।
कार्यक्रम के सूत्रधार जिन्होंने बड़ी दौड़भाग करके ये सारा आयोजन किया है, भाई जयप्रकाश जी पांडे। हम बिल्कुल फटाफट जयप्रकाश जी के सम्मान के लिए मैं मंचा से अनुरोध करूँगा कि वे कृपया उन्हें ये सम्मान पत्र दें। और इसमें एक तो है अर्थात माध्यम के माध्यम से, और एक है जो बाल धारा सम्मान वो दिल्ली से। श्री प्रतुल श्रीवास्तव जी, प्रतुल जी आइए। विजय तिवारी जी। डॉक्टर कुंदन सिंह पंजाब। विजय तिवारी। विजय तिवारी किसने जी? अभिमन्यु जैन। हाँ भैया ये मेरे लिए। यशोवर्धन पाठक। ओपी सैनी। ये यशोवर्धन पाठक जी। ओपी सैनी। नाम लगा दे मोबाइल अपना, लगा दिए कंटिन्यू
बंद क्यों नहीं हो रही है? ऑन है ना। अच्छा